दोस्तों, मैं हूँ राग वर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राग इंस्टा क्लासेस पे। और जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस है उसके फर्स्ट बुक के थर्ड चैप्टर समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व को। और जैसा कि इसका नाम है, इसमें हम अमेरिका के वर्चस्व के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपने देखा स्टार्टिंग से ही अमेरिका क्या है, हमेशा से महाशक्ति रहा है। तो ऐसे में क्या है कि उसका वर्चस्व पूरी दुनिया पे है, तो उसी के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में चर्चा करेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगेगा वो लास्ट में आप हमें कमेंट कर देना। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो सबसे पहले हम अगर वर्चस्व की बात कर रहे हैं तो हमें ये समझना होगा कि वर्चस्व क्या है। तो हम पहले इसे क्लियर करते हैं। आप यहाँ पे देखो, वर्चस्व को हम दूसरे शब्दों में दबदबा भी कह सकते हैं। ये बहुत ही जाना पहचाना वर्ड है, यानी किसी भी क्षेत्र से हो सकता है। और ये जो वर्चस्व है यानी जो दबदबा है वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, आर्थिक, राजनैतिक या सांस्कृतिक। ठीक है, जब कोई ताकतवर देश अपनी आर्थिक, राजनैतिक दम के अनुसार किसी पर दबदबा बनाने का प्रयास करता है तो वही वर्चस्व कहलाता है। मतलब आप देखो कि आर्थिक यानी पैसे की स्थिति से, या फिर राजनीतिक तौर पे, या फिर सांस्कृतिक तौर पे, मतलब कोई भी इंसान या फिर कोई भी ताकतवर देश जब अपने आपको क्या करता है, ज़्यादा शो ऑफ करने की कोशिश करता है, दूसरों पर क्या है, अपना दबदबा बनाने का प्रयास करता है, तो यही कहलाता है वर्चस्व। और इसलिए यहाँ पे हम अमेरिका के लिए क्या है, वर्चस्व शब्द का यूज़ कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि अमेरिका वर्चस्व कब दिखा। ठीक है, वर्चस्व तो हमने समझ लिया, तो अब अमेरिका का जो वर्चस्व की हम बात कर रहे हैं वो आखिर कब दिखा हमें। तो अगर मैं आपसे पूछूं ना ये क्वेश्चन, तो आप सोचोगे कि जब दूसरी महाशक्ति यानी यूएसएसआर का पतन हो गया। आई होप कि आपने पहले वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा और आपको अभी तक याद होगा। तो ये आप देखो कि सारा बुक आपका ना हर चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करता है यहाँ पे। तो आपको अगर आप आगे पढ़ रहे हो ना, तो पीछे वाला आपके माइंड में होना चाहिए, तभी क्या है, चीज़ें आपको समझ में आएगी। और वैसे भी इससे पहले मैंने आपको ये बुक कंप्लीट करा दिया है, भले ही क्या है वो वीडियो कुछ पार्ट में आपको मिलेंगे, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी वीडियो में कोई अंतर नहीं है। जैसे कि ये हमारा वीडियो है, वो एक वीडियो में आपका सारा चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा, लेकिन पहले की जो वीडियोस हैं उसमें क्या होगा कि आपको एक चैप्टर 2-3 पार्ट में मिलेगा, अंतर बस इतना ही है। तो आप देखो, मैंने आपको बताया था कि विश्व में 2 महाशक्ति थी यूएसएसआर का, लेकिन पतन हो गया। तो अब आप सोचोगे कि यूएसएसआर का जब पतन हो गया तब अमेरिका का वर्चस्व क्या है, हमारे सामने आया। तो आप देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूएसएसआर की पतन की अगर हम बात करें तो ये कब खत्म हुआ था, तो 1991 में 25 दिसंबर 1991 को ये ख़त्म हुआ। और आपको याद होना चाहिए कि 1945 बहुत ही ऐतिहासिक है ये, कि अमेरिका ने क्या किया था, जापान पर परमाणु बम गिराया था, पहला देश था परमाणु बम से हमला करने वाला। तो आप देखो कि ना कि सिर्फ सोवियत संघ के बाद बल्कि पहले भी अमेरिका का वर्चस्व था, लेकिन क्या है कि जब इसका विघटन हुआ तब खुलकर सामने आया ये। लेकिन अलग बात है कि तब खुलकर सामने आया, लेकिन अगर हम डायरेक्ट वर्चस्व की बात करें तो हमेशा से ही अमेरिका का क्या है, अपना वर्चस्व रहा है। फिर आप देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है, प्रथम खाड़ी युद्ध। देखो ये चैप्टर में ना हम अमेरिका के जो 4 ऑपरेशन है, बहुत ही डेंजर और बहुत ही बड़ी ऑपरेशन है उसके, तो हम उसी की चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद हम क्या है, टॉपिक थोड़ा आगे जाएंगे तो चाइना की अर्थव्यवस्था पे जाएंगे। तो इससे पहले ये जो 4 ऑपरेशन है ना, सबसे पहले फर्स्ट जो ऑपरेशन है वही है प्रथम खाड़ी युद्ध। अब हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप देखिए 1990 यानी 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। इराक ने क्या किया, कुवैत पर कब्जा कर लिया, क्योंकि कुवैत आप देखो बहुत ही रईस जगह है। ठीक है, वहाँ पे सोना, चांदी ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो इसलिए इराक ने क्या किया, उस पर कब्जा कर लिया। उसे समझाया गया पर वह कब्जा हटाने को नहीं माना। अब जब उसने कब्जा कर लिया तो बहुत देशों ने उन्हें उसे समझाया, लेकिन वो क्या है, नहीं माना। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ जो है, उन्होंने बल प्रयोग की अनुमति दे दी कि भाई तुम्हें जो करना है कर लो, बस हमें क्या चाहिए, कुवैत
तुमको आज़ादी दिलानी है, तुम बल प्रयोग भी कर सकते हो। और आप देखो कि इसे ना एक नाटकीय फैसला कहा गया था। हम बात कर रहे हैं 1990 की, और आपको पता होगा कि 1945 में यूएनओ का गठन हुआ, लेकिन पिछले 45 वर्षों में, है ना, यूएनओ ने इतना बड़ा फैसला नहीं लिया था। इसलिए क्या है कि ये एक नाटकीय फैसला है। जॉर्ज बुश ने इसे नए विश्व की संज्ञा दी। जो जॉर्ज बुश थे उन्होंने क्या कहा कि ये तो भाई नया विश्व है। आप देखो कि यहाँ पे बल प्रयोग की अनुमति दी गई है, जो कि बहुत बड़ा फैसला था। फिर आप देखो कि इस युद्ध में 34 देशों के 60,60,000 सैनिकों ने भाग लिया। और आप देखो कि ये 6,60,000 सैनिकों ने भाग लिया। और ये 34 ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है टोटल कितने देश थे, तो 34 थे। कितने, तो 6,60,000 सैनिक थे। लेकिन आप देखो कि यहाँ पे आश्चर्य की बात ये है कि मात्र एक, यानी अमेरिका जो था ना, इसकी सेना थी 75%। बाकी जो 25% बचा, उसमें बाकी 33 देशों की सेना थी। यानी आप देखो कि सीधे तौर पर अमेरिका ने ही हमला किया था इराक पर, है ना। इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया था। और ये जो ऑपरेशन चलाया गया था, इसका नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो आपसे क्वेश्चन या तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से पूछा जाए, या फिर प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में पूछा जाए। तो बिल्कुल में अच्छे से ध्यान में रखना है कि दोनों क्या है, एक ही टॉपिक है, बस नाम अलग अलग है। इसमें क्या है ना, स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था। आप देखो कि बहुत पहले की ये बात है ना, 1990 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, उस वक्त भी वो स्मार्ट बमों का यूज़ किए थे। तो ये क्या है, बड़ी बात थी। और इस युद्ध को पूरी दुनिया में लाइव दिखाया गया था। मतलब आप देखो कि कोई देश दूसरे पर हमला कर रहा है, और बिल्कुल सही बात है कि अमेरिका क्या कर रहा था, वो युद्ध थोड़ी दिखा रहा था, वो अपने वर्चस्व को दिखा रहा था कि भाई देखो हमारे में कितनी ताकत है, हम कितने आसानी से किसी भी देश पर क्या है कि कब्जा कर सकते हैं, या फिर किसी के हक के लिए भी लड़ाई कर सकते हैं। आप देखो मतलब वो अपने सैन्य शक्ति को दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसने स्मार्ट बमों का यूज़ किया, तो उसने क्या किया, अपनी जो वैज्ञानिक उसका देखो कितना ज़्यादा प्रौद्योगिकी में वो आगे है, वो दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो इसलिए क्या है ना कि हम अमेरिका का वर्चस्व इसे समझेंगे। फिर देखो जो इसका सेकंड ऑपरेशन है, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, नाम याद रखना है। फर्स्ट हो जाएगा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, यानी प्रथम खाड़ी युद्ध। सेकंड हो गया ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। अमेरिका के जो दूतावास है, देखो दूतावास क्या होता है ना, जैसे भारत के मान लो कोई नेता अगर दूसरे देश जाएंगे, तो वो क्या करते हैं ना, वहाँ पे एक दूतावास होता है जहाँ पे दूसरे देश के जो लोग जाते हैं, दूत जाते हैं, वो वहाँ पे ठहर सके। तो इसी तरह क्या होता है, सभी देश का अपना दूतावास होता है। तो अमेरिका का जो दूतावास था कहाँ पे, तो केन्या में, उस पर आतंकवादी हमला हुआ। और ये घटना कब की है, तो 1998। आप देखो इससे पहले वाली घटना 1990 की थी, 8 साल के बाद ये घटना घटी थी। और फिर आप देखो यहाँ पे रुका नहीं हमला। फिर देखो दार ए सलाम जो कि तंजानिया में है, वहाँ पे भी अमेरिका दूतावास पर ही हमला हुआ था। और इसका जो जिम्मेदार था ना, वो किसे ठहराया गया, तो वो है एक आतंकवादी संगठन अल-कायदा। बहुत फेमस है, आई होप कि आप सभी को पता होगा अल-कायदा के बारे में। तो ये क्या किया ना कि इस घटना के जवाब में ही अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। और अमेरिका ने क्या किया, आप देखो सूडान, अफगानिस्तान के अलकायदों के ठिकानों पर क्रूज मिसाइल से हमला कर दिया। लेकिन आप देखो कि आप क्या कर रहे हो, मिसाइल से हमला कर रहे हो, तो वहाँ पे कई निर्दोष लोग भी रहते थे, नागरिक ठिकाना था, वहाँ पर भी क्या है, उसे भी निशाना बनाया गया, ऐसा आरोप लगाया गया था अमेरिका पे। तो आप ये क्या है कि याद करने वाला टॉपिक है कि इसने जब हमला किया सूडान और अफगानिस्तान पे, तो कई मिसाइलें क्या है, नागरिक ठिकानों को भी तहस नहस कर दी। तो ये अमेरिका पर बहुत बड़ा आरोप लगा था, और आरोप की वजह भी थी। आप यहाँ पे देखो कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ से आज्ञा नहीं ली थी। आप देखो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो वो एक गार्जियन की तरह, आप देखो सभी देश से क्या है, उसका ऊंचा पोस्ट हम लोग ने दिया है। तो ऐसे में अगर हमने उसे गार्जियन बनाया है, तो हमें उसकी बातों को भी फॉलो करना चाहिए। लेकिन अमेरिका हमेशा से यूएनओ की बातों को नज़रअंदाज
प्रयास करता आ रहा है। आप जब 6 चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको ये बात समझ में आएगी। तो ऐसे में आप देखो कि जब यूएनओ ने मना मतलब आज्ञा दी ही नहीं, इस बारे में बात ही नहीं किया उसने यूएनओ से, और डायरेक्ट क्या है कि हमला कर दिया। तो देखो आपका घाटा हुआ था, आपको नुकसान हुआ था, हम सब मानते हैं, लेकिन आपका जो रिवेंज का तरीका था ये क्या है, गलत था। तो इसलिए क्या है, अमेरिका पर आरोप लगा था। फिर देखो सबसे फेमस इन चारों घटनाओं में सबसे फेमस ये है 9/11 की घटना। कब की है, तो 11 सितंबर 2001 की है। इसमें क्या हुआ था, जो अरब देश के 19 अपहरणकर्ता यानी जो किडनैपर होते हैं, उन्होंने उड़ान भरने के बाद, है ना, ये आप ध्यान में रखना, पहले नहीं, जब वो हवा में चला गया एरोप्लेन तब उसको हाईजैक कर लिया गया, यानी उस पर कब्जा कर लिया गया। ये भी अमेरिका के ही थे। और देखो ये जो बस इस पे कब्जा करके छोड़ नहीं दिया गया, आप देखो उससे कितना बड़ा हमला किया गया। पहला जो विमान था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इस पे क्या है, इसके उत्तरी टावर पर सीधा बीच में घुसा दिया गया। आप देखो इस पे मूवी भी बनी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फेमस ये घटना है। और आप देखो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा था। तो दूसरा जो विमान था ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दक्षिणी टावर में घुसा दिया गया था, बहुत नुकसान पहुंची थी इससे। तीसरा विमान पेंटागन रक्षा विभाग की मुख्य इमारत से टकराया गया था। और जो चौथा विमान था उसको गिराना तो था कहाँ पे, कांग्रेस की मुख्य इमारत पर, लेकिन कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हुआ होगा तो वो पेंसिल्वेनिया के खेत में जाकर गिर गया। लेकिन देखो कि कितना बड़ा, मतलब ये आप देखो 19 लोगों ने, मात्र इन्होंने 3000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया बस कुछ घंटों में। तो ये क्या है, बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था उस वक्त। इस घटना के बाद ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया था और मुख्य निशाना भी फिर से अलकायदा और तालिबान को ही बनाया गया था, क्योंकि ये सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन था। और ये आप देखो कि अमेरिका से हमेशा ही, मतलब अमेरिका और से ये हमेशा उस पर हमला करता है और उसको कहीं ना कहीं उकसाने की कोशिश करता है। आप देख रहे हो कि इतने सारे देश है लेकिन फिर भी वो अपना निशाना हमेशा अमेरिका को ही बनाता है। और आप देखो कि जब अमेरिका ने क्या किया था ना, उस वक्त पूरे विश्व में इसके लिए मुहिम चलाई थी और सभी की गिरफ्तारियां की थी। कैदियों को क्या है, क्यूबा के निकट ग्वांतनामो बे कि खुफिया जेल ठिकानों में रखा गया। तो अमेरिका देखो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उस वक्त गुस्से में था, आक्रोशित था, क्योंकि एक के बाद एक लगातार उस पर क्या है, अटैक होते जा रहा था। तो ऐसे में क्या है ना कि उसने जब पूरे देश में गिरफ्तारियां की, वहाँ से लोगों को पकड़ा, तो उसको एक खुफिया जेल में रखा। और यहाँ तक कि जो यूएनओ के अधिकारी थे उनको भी मिलने की अनुमति नहीं दी थी अमेरिका ने। तो ये है अमेरिका का वर्चस्व। तो आप देखो कि एक तरफ क्या है, आप दुनिया के सामने, बाकी जो देश है उनके सामने अपने वर्चस्व को दिखाते हो कि भाई देखो हम कितने आगे हैं, तुम कितने पीछे हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखो कि आतंकवादी जो संगठन है वो अमेरिका की कितनी थोड़ी भी क्या है इज्जत नहीं करता है, वो हमेशा ही उस पर हमला कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं उसके वर्चस्व को क्या है, झंझोड़ती है। फिर आप देखो ये तो वही है। फिर हम देखते हैं कि अमेरिका का क्या है, लास्ट ऑपरेशन, ये है इराक पर अमेरिका का हमला। इस पे क्या किया ना, अमेरिका ने लास्ट ऑपरेशन में इराक पर हमला किया। अब आप सोचोगे इराक पर हमला करने की क्या ज़रूरत थी, तो देखो 19 मार्च 2003, डेट आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। पहला 1990 है, फिर 98 है, फिर 2001 है, फिर 2003 है। तो 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया। इसका लास्ट 4th ऑपरेशन है। यूएनओ ने फिर हमले की अनुमति नहीं दी। देखो लास्ट में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर में हमें मात्र 4 ऑपरेशन के बारे में पढ़ना है, तो इस हिसाब से लास्ट। वैसे तो अमेरिका ने बहुत सारे ऑपरेशन चलाए हैं, आपको याद होगा ओसामा बिन लादेन को भी उसने मारा। तो इस तरीके के बहुत सारे ऑपरेशन है, बट ये चैप्टर का हमारा लास्ट ऑपरेशन है। फिर भी अमेरिका नहीं माना। तो ऐसे में क्या है ना कि यूएनओ ने फिर अनुमति नहीं दी थी कि अमेरिका ने क्या किया, इराक पर
अपना कब्जा कर लिया था। तो यूएनओ ने मना किया, अमेरिका नहीं माना। अमेरिका ने क्या कहा अपने बचाव में कि इराक खतरनाक जनसंहार के हथियार बना रहा है। मतलब आप देखो कि जब कोई किसी पे दबाव डालता है, जैसे यूएनओ क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो जब वो अमेरिका की खबर लेने गया तो अमेरिका ने बहाना बना दिया कि इराक क्या कर रहा है कि खतरनाक जनसंहार के हथियार बना रहा है, इसलिए मैंने उस पर हमला किया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके कोई सबूत नहीं मिले थे कि इराक क्या है कुछ गलत कर रहा था। तो अब क्या है कि अब ये सोचने वाली बात है कि जब उसने कुछ नहीं किया तो फिर हमले का उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे आप देखो कि तेल भंडार संसाधन पर कब्जा, क्योंकि इराक पे क्या है ना, विश्व में दूसरे स्थान पर आता है इराक, सबसे ज़्यादा जहाँ पर तेल संसाधन है। तो इसलिए क्या है कि अमेरिका उस पर कब्जा करना चाहता है और इराक में वो अपने मनपसंद की सरकार बनाना चाहता है। आप देखो कि अगर सरकार वहाँ उसके मन लायक होगी तो उससे उसकी व्यापार नीति अच्छी हो जाएगी और उस दोनों का संबंध क्या है अच्छा रहेगा। तो यही सब कुछ मकसद को लेकर इराक पर हमला किया था अमेरिका ने। और एक बात मैंने इस टॉपिक में छोड़ दिया था कि 9/11 की घटना। अब आप यहाँ पे डेट देखो 11 सितंबर 2001। तो अब आपके माइंड में आता होगा कि 11 सितंबर कितना महीना है, 9वां महीना है, और 2001। तो जब पहले 11 आता है तो हम 9 क्यों लिखते हैं। तो आप देखो यही बात मैं आपको समझाती हूँ कि हम इंडिया में क्या होता है ना कि पहले हम डेट लिखते हैं। आप फ़ोन में ये देखना आपको मिलेगा DDMM देन YY, है ना। तो डेट मंथ आफ्टर ईयर, तो हम इस तरीके से डेट को लिखते हैं। लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि पहले M होता है मंथ, उसके बाद डे एंड लास्ट में ईयर रहता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, पहले 9 लिखते हैं उसके बाद 11 लिखते हैं, और इसलिए हम इसे 9/11 की घटना कहते हैं। तो अब क्या करना है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मे बी क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ लिया जाए तो आप 11/9 की घटना पर मार्क करके नहीं आ जाना, वहाँ पे क्या होगा हमारा 9/11 की घटना होगा। तो बस यही समझाना था। फिर आप देखिए कि इराक पर हमले से अमेरिका की कमजोरी नजर आई कि आप देखो कि इराक निर्दोष था वहाँ पे, है ना। तो ऐसे में अमेरिका ने जब उस पर हमला किया, अब आप देखो कि जब आप निहत्थे पर वार करते हो, अगर आप क्या है आप ताकतवर लोगों से लड़ाई कर रहे हो तो वो उतना बुरा नहीं लगता है। लेकिन आप निहत्थे पे वार कर रहे हो बिना मतलब के, किसी को क्या कर रहे हो जानबूझ के हर्ट कर रहे हो, तो ये क्या हो जाता है गलत चीज़ें हो जाती है और वहाँ पे आपकी कमजोरी दिखती है। क्योंकि अगर आप उतने ही ताकतवर हो तो आप उसको जीत लो, उसके साथ युद्ध कर लो। उसको चुपके से हराना या फिर धोखा देके हराना, ये तो चीटिंग हो गई। तो यही बात है। तो आप देखो कि ताकत में अमेरिका आगे था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वहाँ अपने कब्जे वाले जगह पर कानून व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाया। आप देखो कि अमेरिका बहुत ताकतवर था, फिर भी जब उसने इराक पर कब्जा किया तो वहाँ पर अपने मनपसंद की सरकार नहीं बना पाया। तो ये उसकी कमजोरी है भाई। जब तुम इतने ताकतवर हो, अपने आप को समझते हो, तो तुम उसको प्रूव करो। तुम्हें जीतना चाहिए था, वहाँ क्या है कानून व्यवस्था बनानी चाहिए थी, तो तुमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो इसमें आप देखो कि उसने ज़बरदस्ती इराक पर हमला किया। आप देखो अगर आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ों को करते हो, ठीक है, किसी को आप ज़बरदस्ती अपने अंडर में लेना चाहते हो, तो भले ही क्या है कि वो आपके अंडर में तो आ जाएगा, लेकिन वो मन से पूरे आपको डेडिकेट नहीं करेगा सब कुछ। वो क्या है बस उसकी मजबूरी होगी वहाँ पे। तो उसी तरीके से इराक की थी, जनता ने विरोध को कम ना कर पाया। ये क्या है वहाँ पे जनता की विरोध को कम नहीं कर पाया, क्योंकि आप क्या हो जबरदस्ती वहाँ की जनता के ऊपर एक बोझ बन रहे हो। तो जनता आपको क्यों एक्सेप्ट करेगी, सॉरी, राजनीतिक व्यवस्था बनाने में असफल रहा और वहाँ पे वो राजनीतिक व्यवस्था नहीं बना पाया। आप देखो कि आपको याद होगा कि सीता माँ का हरण कर लिया था रावण ने और वो उनसे शादी करना चाहता था, लेकिन आपको पता है क्या सीता माता ने उन्हें छूने भी दिया, नहीं छूने दिया। तो बिल्कुल वैसा ही है कि आप क्या हो जबरदस्ती किसी पर कब्जा कर सकते हो, उसको अपने पास ले आ सकते हो, लेकिन क्या है जब तक आप उसको मन से अपने तरफ नहीं एक्सेप्ट करो तो वो अपना पूरा समर्पण आपको क्यों देगा।
यही बात है। तो उसने बस जीता, उसको पाया नहीं। तो इसलिए क्या है कि वहाँ पे अमेरिका की कमजोरी नजर आई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और प्लीज़ आपको कैसा लग रहा है वीडियो, आप कमेंट कर दिया करो कि हमें भी पता चले कि आपको सच में कैसा लग रहा है। देखिए, अमेरिका का सैन्य वर्चस्व। अब हम सैनिक वर्चस्व की बात करें तो दुनिया का सबसे ताकतवर सेना है अमेरिका के पास। फिर है बढ़ी चढ़ी सैन्य शक्ति, और यही नहीं कि सबसे बड़ी सेना है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है, सैन्य प्रौद्योगिकी जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। आधुनिक हथियार है उनके पास। आप देखो कि 1990 में भी उसने क्या है, स्मार्ट बमों का यूज़ किया था। तो भाई टेक्नोलॉजी तो है उसके पास। आप देखो, अगर हम उसके रक्षा बजट की बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा रक्षा बजट है। अगर विश्व के 12 ताकतवर देशों को हम देखें तो उसमें भी सबसे ज़्यादा रक्षा बजट किसका है, तो वो अमेरिका का ही है। फिर इसके पास वीटो पावर है। मैंने आपको बताया था कि यूएनओ के बारे में, है ना, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसके 5 अस्थायी सदस्य हैं। तो इन सभी 5 जो अस्थायी सदस्य हैं ना, उसमें अमेरिका भी शामिल है। रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और चीन। तो इन लोगों को ना वीटो पावर है, यानी ऐसे कोई भी कानून अगर इन लोगों को पसंद नहीं आएगा तो ये अपने वीटो का यूज़ करके उसको वहीं पे रोक सकता है। और एक बार जिस बात पर वीटो लगा दिया गया वो भविष्य में कभी नहीं माना जाएगा। तो इसलिए क्या है कि ये बहुत बड़ा पावर है और ये अमेरिका के पास है। तो ये क्या है, इसके वर्चस्व को और बढ़ा देता है। और बड़ी आर्थिक शक्ति, आप देखो कि पैसे के मामले से भी हम देखें तो अमेरिका क्या है, बहुत ही अच्छी स्थिति में है। बहुत ही अच्छी क्या, सबसे अच्छी स्थिति में है। तो ये क्या है ना कि उसका वर्चस्व पूरी दुनिया पे है। लेकिन आप देखो कि कई बार क्या है ना कि उसको नीचे झुकना पड़ जाता है। जैसे आप अभी की सिचुएशन को देखो तो चाइना कहीं ना कहीं सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं, सभी देशों पर क्या है, भारी पड़ रहा है। तो समय क्या है, सबका आता है, वही बात है। फिर आप देखो यहाँ पे वर्चस्व के ढांचागत ताकत का अर्थ। हमें आ रहा टॉपिक क्या है, अमेरिका का ढांचागत वर्चस्व। तो इसे समझते हैं कि ये अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। जहाँ पे हम ढांचागत वर्चस्व की बात करें, मतलब सीधा संबंध हमारा क्या है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था से है। अमेरिका आर्थिक रूप से दुनिया का सबसे ताकतवर है। मतलब अगर हम पैसे की स्थिति को देखें तो सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है, अमेरिका के पास है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका का वर्चस्व है और विश्व की अर्थव्यवस्था में क्या है, अमेरिका का वर्चस्व तो है। इस ढांचागत वर्चस्व का अर्थ समझिए तो इसकी झलक हमें विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तु को मुहैया कराने में अमेरिका की भूमिका में मिलती है। और अगर हम इसके ढांचागत वर्चस्व का बात करें ना, तो विश्वव्यापी जो सार्वजनिक वस्तु है उसको मुहैया यानी उसको उपलब्ध कराने में हमें अमेरिका की भूमिका दिखती है। आज मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है जोर जोर से आपकी वीडियो के लिए। तो क्या है, ज़्यादा देर कंटिन्यू बोलने पे बिना कट के क्या होता है, गला थोड़ा सा अजीब होने लगता है। तो वही बात है। अब देखो सार्वजनिक वस्तु क्या है, तो सार्वजनिक क्या होता है, सार्वजनिक वस्तु ऐसी चीज़ है जिसका क्या है, सभी यूज़ कर पाए और उसकी जो उपलब्धता होती है वो कम नहीं हो जाए। जैसे मान लो कि सड़क, ऐसा थोड़ी कि अगर सड़क पे अगर हम अकेले चल रहे हैं तो सड़क ठीक है, अगर आप 10 लोग आ जाओ तो सड़क ख़त्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो क्या है, इसका सभी लोग यूज़ कर सकते हैं और इसकी उपलब्धता में कोई कमी नहीं आती। हज़ारों लाखों करोड़ों लोग भी अगर एक साथ सड़क पे चले तो वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। वायु, अगर हवा क्या है, चल रही है, तो ऐसा थोड़ी कि अगर 2-3 इंसान उसको फील कर ले या फिर 1 लाख इंसान फील करे तो वो उसके बाद ख़त्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ये सब क्या है, ऐसी ही चीज़ें हैं जिसका अगर एक इंसान यूज़ कर ले तो उसकी उपलब्धता में कोई कमी नहीं आती है। ठीक है, तो ये हो जाता है सार्वजनिक वस्तु। तो आप देखो कि ऐसी वस्तु का अगर हम उदाहरण देखें तो SLOC यानी सी लैंड ऑफ कम्युनिकेशन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सी मतलब समुद्र, लैंड ऑफ है और कम्युनिकेशन ये सही है। ठीक है, समुद्री व्यापारी मार्ग। आप देखो वैश्विक व्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तु का सबसे अच्छा उदाहरण है समुद्री व्यापारी मार्ग। क्या है, अगर हम सार्वजनिक वस्तु की बात करें तो सबसे अच्छा उदाहरण है। SLOC का इस्तेमाल व्यापारी जहाज करते हैं और इसका यूज़ कौन करते हैं, व्यापारी जहाज। जैसे आप
आपको पता है कि एक देश से दूसरे देश में क्या है, सामान का निर्यात किया जाता है, आयात किया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि सबसे बड़ी भूमिका समुद्र की होती, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यापार क्या होता है, समुद्री मार्ग से ही होता है। और मुफ्त व्यापार क्या है, इसके बिना बिल्कुल असंभव है, मतलब हो ही नहीं सकता। दबदबे वाला देश अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापारी मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करता है। और आपको अगर स्पेशल नोट्स चाहिए तो आप अपना फ़ोन नंबर हमें कमेंट कर देना, जो आपका व्हाट्सअप नंबर है, तो हम वहाँ पे आपको क्या करेंगे ना कि सारा आपको नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। तो आप देखो यहाँ पे कि क्या होता है ना, दबदबे वाला देश अपनी नौसेना की ताकत में समुद्री व्यापारी मार्गों पर आवाजाही के नियम क्या करता है, तय करता है कि किस नियम को फॉलो करते हो। जैसे आपको पता होगा कि प्रति 200 किलोमीटर के बाद जो समुद्र होता है, वो क्या है, दूसरे देश का अधिकार हो जाता है, भले ही उसकी सीमा क्या हो, आपके देश के अंदर आए। लेकिन क्या होता है कि ऐसा नहीं समझता कि मुझे कोरोना है, एक्चुअली बहुत ज़ोर से बोल रही हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कि अमेरिकी नौसेना की उपस्थिति दुनिया के लगभग सभी महासागरों में। तो ये क्या होता है ना, समुद्र के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको 200 किलोमीटर वाला रूल बताया, तो इस तरीके के बहुत सारे नियम होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि ये जो नियम है वो वर्चस्व वाला देश ही तय करता है। आप सोचो कि जिसके पास ताकत नहीं होगी, आप क्या उसकी बात मानते हो? कोई ऐसे टीचर जो आपको मारते नहीं है, जिनसे आप डरते नहीं हो, उनकी बात आप नहीं सुनते होगे। तो ठीक वैसा ही होता है। तो अमेरिका क्या है, एक वर्चस्व वाला देश है, इसलिए ये जो नियम तय करेगा वो सभी लोग मानेंगे। वहीं अगर भूटान नियम तय करने लगे तो कोई भी देश उसे मानेगा नहीं, मानेगा। तो वही बात है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले यह काम ब्रिटिश नौसेना करती थी। ब्रिटेन भी क्या है, इसका भी अपना वर्चस्व है, अपना पोजीशन है। तो ऐसे में क्या है कि इससे पहले, अमेरिका से पहले ये काम ब्रिटिश नौसेना करती थी। कब? तो दूसरे विश्व युद्ध, यानी आपको पता होगा 1939 to 45 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। तो इससे पहले ये ब्रिटेन का काम था। अमेरिकी नौसेना की उपस्थिति दुनिया के लगभग सभी महासागरों में, और दुनिया के जितने भी महासागर हैं सभी जगह आपको अमेरिकी नौसेना की उपस्थिति क्या है, दिख जाएगी। फिर आप देखो इंटरनेट, इसी के माध्यम से आप अभी क्या कर रहे हो, हमारे द्वारा पढ़ाई कर रहे हो। तो ये तो बिल्कुल मुझे इसके बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, वैश्विक सार्वजनिक वस्तु का एक बहुत ही बेहतर उदाहरण है। यह अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। अगर पूछ लिया जाए कि इंटरनेट किसका परिणाम है, किस परियोजना का परिणाम है, तो याद रखना है कि अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना, ठीक है। ये सैनिकों के लिए सबसे पहले लाया गया था। कब? तो 1950 में, यानी 1950 में शुरू हुआ था। इंटरनेट उपग्रहों के वैश्विक तंत्र पर निर्भर करता है। और ये क्या है, उपग्रह के जो वैश्विक तंत्र है, ये आपको पता होगा सैटेलाइट द्वारा काम करता है इंटरनेट। तो क्या है कि वैश्विक तंत्र पर ये निर्भर करता है। और जितने भी सैटेलाइट है यानी उपग्रह है, सबसे ज़्यादा क्या है ना, वो अमेरिका के ही, अधिकांश उपग्रह आपको अमेरिका के ही मिलेंगे। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 28% हिस्सेदारी है। बहुत बड़ी। आप देखो कि विश्व में कितने सारे देश हैं, ऐसे में 28% अगर अमेरिका के पास है तो ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बेहतर है। फिर आप देखो, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है ब्रिटेन वुड प्रणाली। अब ये क्या है, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद बहुत से देशों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। आप देखो, विश्व युद्ध होता है, नॉर्मली सा कुछ थोड़ा सा घटना घट जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, उसमें ही देश को आप देखो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच जाता है। कोरोना वायरस में भी आप देखो सभी देशों की अर्थव्यवस्था को क्या है, बहुत भी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। तो आप देखो कि वो तो विश्व युद्ध था, तो इसमें नुकसान तो पहुंचेगा। तो आर्थिक स्थिति क्या थी, बहुत खराब हो चुकी थी। इसकी अवस्था को सुधारने के लिए यह प्रणाली लाई गई थी। तो अब क्या है, इससे बाहर निकलने के लिए एक प्रणाली लाई गई थी, ब्रिटेन वुड प्रणाली, जिसमें क्या किया गया था ना कि अमेरिका की जो मुद्रा है, आपको ध्यान में रखना है कि अमेरिका की मुद्रा क्या है, डॉलर है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। कुछ देशों की मुद्रा, जैसे बांग्लादेश का टका हो गया, भारत का रुपया हो गया, अमेरिका का डॉलर, इस तरीके से कुछ का पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्या है,
वो अमेरिका के ही मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बना गया, यानी विश्व में सभी जगह इसको माननीय कर दिया गया। और ब्रिटेन और प्रणाली लागू होने के बाद अमेरिकी अवस्था बहुत मजबूत हुई। अर्थव्यवस्था, यहाँ पे अवस्था सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, अर्थव्यवस्था होगा। और आप देखो कि अगर जैसे मान लो रुपया कोई क्या कर दिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना दी जाए, सॉरी मुद्रा बना दी जाए, तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया को होगा, क्योंकि हमारा ही तो है रुपया। तो वैसे ही जब डॉलर को बनाया गया तो सबसे ज़्यादा फायदा किसे ही हुआ? तो वो अमेरिका को ही हुआ था। और अमेरिका के अगर हम ढांचागत ताकत का एक और उदाहरण देखें तो वो है MBA, वही कोर्स जो हर बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं ग्रेजुएशन के बाद, आप देखो कि मतलब बहुत ज़्यादा 70-80% लोग क्या है MBA करते ही हैं अब। तो ये क्या है ना कि मास्टर ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी अमेरिका की ही देन है। अमेरिका ने ही क्या किया था कि ये महसूस किया था कि बिजनेस क्या है, उसके लिए भी अलग से कोर्स की ज़रूरत होनी चाहिए, तो इसलिए उसने क्या है ये कोर्स बनाया था। तो ये अमेरिका का ही देन है। तो आप देखो किस तरीके से क्या है अमेरिका की जो चीज़ें हैं वो पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा फेमस है, माननीय है। अगर हम उसके सांस्कृतिक वर्चस्व को देखें तो आप यहाँ पे देखो, आप एक चीज़ को देखते रहो कि किस तरह सैनिक वर्चस्व है अमेरिका का, आर्थिक वर्चस्व है, राजनीतिक वर्चस्व है, और यहाँ पे आप सांस्कृतिक वर्चस्व भी देख रहे हो कि दुनिया के हर कोने में अमेरिका का सांस्कृतिक वर्चस्व है। कुछ कहने वाली बात नहीं है इसमें। अमेरिकी विचारधारा पूरे विश्व में माननीय है, मान लिए है टाइप हो गया है, तो माननीय है, ठीक है। मतलब जो अमेरिका की विचारधारा है, आप देखो कि सभी लोग क्या कर रहे हैं उसके तरफ, मतलब उसको मानते हैं, मतलब उसका सम्मान करते हैं। और हम सब अमेरिकी विचारधारा से क्या है प्रभावित, और कहीं ना कहीं हम सब उससे क्या है अफेक्टिव भी हैं। अमेरिकी संस्कृति बहुत लुभावनी और इसी कारण वह ताकतवर है। आप देखो कि हमें अमेरिका की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, उनके लोगों का सोच, रहन सहन, फिर से पहनावा होता है। आप देखो कि आज का जो जनरेशन है, लड़के लड़कियां इवन ऑल है ना, सारे उसके तरह मेकअप करते हैं, ड्रेस पहनते हैं, इंग्लिश में बातें करते हैं, है ना। तो आप देखो कि हम किस तरीके से अमेरिका की जो संस्कृति है ना उसके तरफ अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं। और क्या है इसी कारण ये ताकतवर हो रहा है। अगर हम उसको मानेंगे नहीं ना उतना ज़्यादा, तो वो उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग उसको उतनी ज़्यादा वैल्यू भी करते हैं, इसलिए क्या है वो ताकतवर भी है। और आप देखो कि हमें क्या है ना इतनी अभ्यस्त हो चुके हैं, मतलब हमें इतनी ज़्यादा आदत हो गई है अमेरिका की संस्कृति की कि अब हमें ये बिल्कुल सामान्य लगने लगा। आप देखो कि अब आप क्या है लोग बहुत फ्रैंक हो गए हैं। अगर पहले के अगर आप इंडिया को देखो तो क्या है बहुत ज़्यादा लोग साई टाइप के थे, यानी शर्मीले टाइप के थे, उतना फ्रैंक नहीं थे। हर जनरेशन में बहुत ज़्यादा गैप था। आप देखो कि जो बच्चे थे वो ज़रूरत पड़ने पे ही अपने मम्मी पापा से कुछ बातें करते थे, लेकिन अब क्या है सारे बातें शेयर करने लगे हैं। या फिर अगर आप ड्रेसअप को देख लो, आपको लगता होगा सिर्फ लड़कियां ही क्या है कि उस तरीके के ड्रेसअप को अपना रही हैं, जींस पहन रही है, टॉप वगैरह वगैरह। बट आप देखो कि पहले के लड़के जो हो गए, औरतें जो हो गई, सभी का ड्रेसअप अलग टाइप का था। जो लड़के थे वो धोती कुर्ता पहनते थे, पजामा कुर्ता पहनते थे, लेकिन अब क्या है वो लोग भी टी शर्ट जीन्स ये सब पहन रहे हैं। तो हमारा जो रहन सहन है, आप देखो हम लोग चाउमीन खाते हैं, मोमोज खाते हैं, फिर से क्या है मतलब पिज़्ज़ा बर्गर, ये सब क्या है विदेशी चीज़ें हैं, भारत की नहीं है ये सब। हम लोग क्या है कि टेबल कुर्सी पे बैठ के खाते हैं, जबकि पहले हम लोग नीचे बैठ के आराम से खाते थे। तो ये सब क्या है ना कि हम इतने ज़्यादा उसकी तरफ झुक गए हैं, हमारा झुकाव इतना ज़्यादा हो गया है कि अमेरिका का जो क्या है वो वर्चस्व बढ़ गया है, सांस्कृतिक वर्चस्व, क्योंकि सभी लोग उसको क्या है बड़ा मानते हैं। आप सोचो कि अगर आपसे कोई लोग इंग्लिश में बात कर लेना तो आपको है ना वो बहुत अच्छा लगने लगेगा। आप सोचो कि वाह कितना अच्छा है, पढ़ा लिखा है, ये वो आपके मन में क्या है उसके लिए इज्जत आ जाएगी। लेकिन वही अगर आपको कोई हिंदी में बात करे तो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा वो इंसान। तो ये क्या है ना हमारे मेंटालिटी में ये घुस गया है कि जो इंग्लिश बोलते हैं अमेरिका की तरह रहते हैं, अमेरिकी लोगों की तरह रहते हैं, तो वो क्या है बहुत ज़्यादा हाई फाई है, बहुत ज़्यादा विकसित है। लेकिन जो हिंदी बोल रहे हैं सामान्य है वो क्या है कि देहाती है, गंवार है, इस तरीके से लोगों का क्या है सोच होता गया है।
तो यही बात है, नीली जींस का महत्व इसी कारण बढ़ा। ये जो ब्लू जींस आजकल हम पहनते हैं, सभी लोग बहुत पहनते हैं, तो ये भी क्या है, अमेरिका की ही देन है। लोगों के रहन सहन में क्या है, बहुत बदलाव आया है। अमेरिकी जीवन शैली को आधुनिकता का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम अमेरिकी जीवन शैली को अपना रहे हैं, उसकी तरह रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, तो लोग हमें काफ़ी मॉडर्न मानते हैं, आधुनिक मानते हैं, है ना, हमें बहुत बड़ा मानने लगते हैं। वहीं अगर हम इंडियन स्टाइल में कुछ कर ले तो तुरंत आप देखो कि कोई ना कोई आपको हंस देगा। तो ये क्या है कि सही बात है कि सभी में क्या है, ये चेंजेस आए हैं। तो ये लेकिन हमें क्या करना चाहिए ना, इसमें सुधार भी लाना चाहिए। इतना ज़्यादा हमें किसी को क्या करना चाहिए ना, वैल्यू नहीं देनी चाहिए। आप देखो अमेरिका में आप जाओ तो इंडियन को क्या है, उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है, लेकिन हम लोग क्या है कि अमेरिका को माथा पे चढ़ा के रखे हुए कि जो है मतलब उसका जो रहन सहन है, जो पहनावा है, मतलब सब चीज़ हम लोग उसको बहुत ही अच्छा मानते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें सभी में अच्छी होती है, कुछ चीज़ें, लेकिन हर चीज़ें अगर आप अपना रहे हो, अपनी सभ्यता को खोकर अगर आप दूसरे की चीज़ों को अपना रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। फिर आप देखो अमेरिकी शक्ति की राह में अवरोध। लेकिन आप सोचो कि इतना ताकतवर है अमेरिका, है ना। मैं अमेरिका की देखो, मैं अवहेलना नहीं कर रही हूँ अगर आप ये सोच रहे हो, बट हमें हमारी सभ्यता का भी क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। नहीं तो इंडिया भी एक दिन अमेरिका हो जाएगा, फिर इंडिया की खूबसूरती खत्म हो जाएगी, वो अमेरिका की तरह हो जाएगा, सामान्य नॉर्मली, ठीक है, कोई खास बात नहीं रहेगी। तो ये बात है, ये टॉपिक है हमारा अमेरिकी शक्ति के राह में अवरोध। अब आप सोचो कि अमेरिका इतना ज़्यादा विकसित है ना, बहुत ज़्यादा डेवलप है, फिर भी क्या है कि वो खुलकर मतलब सामने नहीं आ पाता है ना। अब डायरेक्ट वो किसी पर हमला कर दे तो उसको यूएनओ को जवाब तो देना पड़ता है ना। तो इसलिए क्या है ना कि उसकी जो शक्ति, उसकी राह में क्या क्या अवरोध है, रुकावट है, नहीं तो वो विश्व विजेता बन जाएगा अमेरिका। तो उसकी राह की अगर हम अवरोध की बात करें ना, तो पहला अवरोध क्या है कि अमेरिका की संस्थागत बुनावट, यानी जो वहाँ शक्ति का बंटवारा है वो 3 अंगों में है। जैसे हमारे यहाँ है ना, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और तीनों क्या एक दूसरे के काम के आड़े नहीं आती है। तो उसी तरीके से क्या है, अमेरिका की भी जो शक्तियों का बंटवारा है वो ऐसे तरीके से है कि कार्यपालिका सैन्य शक्ति पर क्या है, रोक लगा देती है। अगर सैन्य शक्ति बहुत ज़्यादा, मतलब अगर सैनिक कुछ करती है, दूसरों पर हमला कर दी ये वो, तो तुरंत कार्यपालिका उस पर रोक लगा देती। तो ये इसके अवरोध है सबसे बड़ा रास्ते का, है ना। फिर सेकंड टॉपिक कि अमेरिका के लोगों की उन्मत्त प्रकृति। आप देखो मैंने इतने सारे ऑपरेशन के बारे में बताया, अमेरिका बिना मतलब का इराक पर हमला किया, जापान पर हमला किया, सभी जगह हमला करते रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो जब इतना ज़्यादा हमला ये सब करता है तो वहाँ के लोग भी वैसे होंगे, आप ऐसा सोचते होंगे। लेकिन आप देखो कि वहाँ के लोग ना ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो क्या करते हैं, बस अपने काम से मतलब रखते हैं, उन्हें दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बस साधारण से अपना ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हाई फाई, बहुत उनके पास कुछ का टाइम ही नहीं होता है, वो बहुत ही बिजी रहते हैं। तो उनकी जो सोच है ना वो बहुत अलग टाइप की है। वो मतलब युद्ध ये सब में वो विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ की जो सैन्य शक्ति है, जो सरकार है, आप देखो जो सैन्य शक्ति, खुद सैनिक किसी का हमला नहीं करती है ना, जब तक सरकार की तरफ से क्या हो, दबाव या आदेश नहीं हो। तो आप देखो सरकार में गड़बड़ी आप यहाँ पे कह सकते हो, लेकिन लोगों जो वहाँ के होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है, बहुत ही मतलब मैं क्या कहूँ, फ्रैंक होते हैं, बहुत अच्छे सोच के होते हैं। फिर है तीसरा अवरोध, वो है नाटो। मैंने इसके बारे में आपको सेकंड जो हमारा चैप्टर है उसमें बहुत ही डिटेल में बताया है। तो ये जो शक्ति है ना, ये जो संगठन है ना, ये अमेरिका की ताकत पर लगाम लगा देता है, लगा सकता है। तो ये क्या है, तीसरा अवरोध है इसके रास्ते में। फिर आप देखो जो हमारा ये टॉपिक है, आप देखो इसके बाद अब आपका चैप्टर तुरंत ही समाप्त होगा, बस 2 पेजेस और बाकी है
कि भारत अमेरिका संबंधों को लेकर संभावित रणनीति। तो हमें, आप सोचो कि अमेरिका का इतनी वर्चस्व है, वो इतना ज़्यादा किसी पर जब हमला कर देता है इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं डर लगता होगा आपको कि कहीं वो भारत पर हमला नहीं कर दे। तो हमें क्या है, कुछ स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो वैसी हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखो, जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है हमारी, वो ये होनी चाहिए कि भारत को अमेरिका से दूरी बना लेनी चाहिए। या तो ये जो कुछ लोग होते हैं, आप देखो कुछ विशेषज्ञ होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, वो सब क्या है कि तर्क वितर्क करते रहते हैं अलग अलग टॉपिक पे। तो यहाँ पे टॉपिक है कि भारत और अमेरिका का संबंध कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 तरह की बातें सामने आती है उनके तर्क से। पहले तर्क ये कहता है कि भारत को क्या करनी चाहिए, अमेरिका से दूरी बना लेनी चाहिए। और अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों कहा, वो इसलिए कहते हैं ना क्योंकि वो सैनिक जो शक्ति है अमेरिका की, उससे डरते हैं, और इसलिए क्या कहते हैं कि दूरी बना लेनी चाहिए। तो ये बहुत ही मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम किसी भी देश से दूरी बना लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम दूसरी रणनीति की बात करें तो ये कहते हैं कि भारत को अमेरिका के साथ रहकर अपने वर्चस्व का फ़ायदा उठाना चाहिए, है ना। मतलब हमें क्या करना चाहिए, अमेरिका के साथ रह के उसके साथ साथ रहना चाहिए। मतलब नहीं होता है कि वो वर्चस्व वाला है तो अगर हम उसके साथ रहेंगे तो हमारा अपना भी फ़ायदा हो जाएगा, इस तरीके से ये चाहते हैं। और दोनों देशों को अपने हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेने चाहिए, साथ रहना चाहिए। ये इनकी क्या है, तर्क है, ये कहना है इनका। तो ये भी क्या है कि मतलब ऐसा हमारा, आप देखो कि इंडिया क्या है, इस तरीके की चीज़ों को नहीं अपनाता है। हम क्या करते हैं, उतना मतलब प्रपंच नहीं रचते हैं किसी चीज़ के लिए। हम डायरेक्ट बात करते, अगर आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो नहीं मानो। हमें उतना ज़्यादा किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये भी क्या है, हम नहीं मान सकते हैं। फिर तीसरा जो रणनीति है वो ये है कि भारत को विकासशील देशों का गठबंधन बना लेना चाहिए। ये क्या कहते हैं ना कि जो विकासशील देश है, जो क्या है अभी अपना विकास कर रहे हैं, जैसे इंडिया हो गया, फिर से अगर आप देखो तो श्रीलंका हो गया, इस तरीके से बहुत सारे देश जो आसपास है जो अपना विकास अभी कर रहे हैं, तो इनको एक गठबंधन बना लेनी चाहिए। और धीरे धीरे जब ये गठबंधन क्या है कि ताकतवर हो जाएगा, गठबंधन ताकत बढ़ जाएगा, तो अमेरिका बच्चे का प्रतिकार कर सकेगा। ये बहुत ही रॉन्ग टाइप हो गया है, सॉरी। देखो क्या होगा ना कि कुछ साल में जब गठबंधन ताकतवर हो जाएगा तो अमेरिका के वर्चस्व का, यहाँ पे बच्चे नहीं वर्चस्व का, ठीक है, प्रतिकार कर सकेगा। मतलब हमें गठबंधन बना लेना चाहिए। और जब ये गठबंधन क्या है अमेरिका से ताकतवर हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए कि अमेरिका पर हमला कर लेना चाहिए और उसका मुकाबला करना चाहिए। तो ये जो रणनीति है ये भाई उनका कहना है, उनका तर्क है। हमें पढ़ना था, हमने आपको पढ़ा दिया, अब क्या करना है वो सरकार जाने। फिर देखो थर्ड जो लास्ट जो हमारा टॉपिक है कि वर्चस्व से निपटने का तरीका। जब हम ये तीनों रणनीति नहीं मानने को तैयार है तो अब हम कैसे निपटेंगे उसके वर्चस्व से, कुछ तो हमें सोचना होगा। तो यहाँ पे भी क्या है, कुछ तर्क है। आप देखो यहाँ पे बहुत अजीब है, आपको बिल्कुल हंसी आएगी। पहला क्या है कि भारत, चीन, रूस जैसे देश को एक साथ हो जाए, तो ये तो आप देखो कि पॉसिबल नहीं है कि भारत का चाइना से बिल्कुल नहीं पड़ता है, तो ये एक साथ नहीं हो सकते, पहला गलत। दूसरा, कुछ देश अपने को नज़र से छिपा ले, यानी भारत जैसे जो कुछ देश है वो अपने नज़र से छुपा ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप भारत देखो बहुत बड़ा देश है, ये अगर चाहे कि अमेरिका से बच जाए, वो मैप में नहीं दिखे, अमेरिका को छिप जाए, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है कि बिल्कुल मतलब इसको नकार ही दो आप। फिर जो थर्ड है वो है बैंड वैगन की नीति का अपनाना। ये ऐसा होता है ना, जैसे आप देखो कि होता है ना कि जिसके सामने हो आप उसके लिए अच्छी बातें करो। मतलब क्या है ना, जिसका वर्चस्व है, अमेरिका का वर्चस्व है तो हम अमेरिका की तरफदारी करें। फिर अमेरिका के बाद मान लो कल को चाइना आ जाए तो हम चाइना की तरफदारी करने लगे। मतलब जिसका पायदान ऊंचा है हम उसके साथ चले जाएं। तो ये आप देखो, मैंने अभी आपको बताया कि भारत की जो मेंटालिटी है या फिर भारत की जो नीतियाँ है वो ऐसी बिल्कुल नहीं है, तो हम ये भी नहीं कर सकते हैं। लास्ट हम कर सकते हैं कि क्या, एनजीओ जो होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन,
सामाजिक आंदोलन, मीडिया, जो बुद्धिजीवी लेखक होते हैं, कलाकार होते हैं, सभी मिलकर अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिरोध करें। तो ये हो सकता है कि अगर अमेरिका का वर्चस्व बहुत ज़्यादा है तो जितने भी संस्थाएं हैं, संगठन हैं, जो सामाजिक आंदोलन है, मीडिया बहुत ताकतवर होती है, तो ये सब मिलके अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिरोध कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। आप देखो कि 4th चैप्टर में है चाइना के बारे में। मैं एक्चुअली एक साथ ही सारा जो ये आपका नोट्स है ना वो एक साथ ही मैंने टाइप किया, तो मुझे थोड़ा सा याद नहीं था। वो 4th चैप्टर में आपका चाइना वाला टॉपिक होगा। बस अमेरिका के टॉपिक पे क्या है, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। तो थैंक यू वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, और आप इसी तरह घर पे पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।